सेकंड आते हैं। सेकंड में क्या हम लोग बात करेंगे? सेकंड में सनलाइट। सनलाइट लाइट है। सनलाइट जनरली जो सनलाइट है तो सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। उसके स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट्स होते हैं वो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट होते हैं। विजिबल लाइट का हमारा जो रेंज होता है अप्रॉक्स 390 टू 760 नैनोमीटर अप्रॉक्स होते हैं। ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ पे हम लोग वर्क करते हैं। हमारा उसका वेवलेंथ का क्या बोला जाता है? विजिबल लाइट्स के रेंज में होते हैं। जो हमारा रेड होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसके होते हैं भाई? रेड का होता है, और इधर वायलेट का होता है। वेब की ओर जनरली ये सनलाइट्स जो प्लांट यूज़ करता है अप्रॉक्स 400 टू 700 नैनोमीटर रेंज का यूज़ करता है। वो इतने रेंज का हमारा वो लाइट यूज़ करता है। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यही हमारा रेडिएशंस है। तो वो डायरेक्ट सनलाइट यूज़ करता है। किस रेंज में आएगा? तो ये वाला जो रेंज आता है वो ब्लू वायलेट या वायलेट रेड, सॉरी वायलेट ब्लू, इस रेंज में आते हैं। एंड रेड, इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है। फार्मूला है ना, फार्मूला हमारा कहलाता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या फिर आप E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लांक्स का वो कॉन्सेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है ब्लू का ज़्यादा एनर्जी होता है और रेड का। ये दोनों में फोटोसिंथेसिस रेट ना मैक्सिमम होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेडेड प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट घर में रखे हैं, कुछ नीचे ग्रासेस हैं, ऊपर बड़े बड़े ट्रीज हैं तो शेडेड हैं। वो जनरली क्या यूज़ करते हैं वहाँ से? ये वायलेट ब्लू उससे छन के आता है नीचे, और वायलेट ब्लू होते हैं और ग्रीन कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो वो वाले नीचे आते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस रेट बहुत ही कम होता है। सबसे मैक्सिमम रेट किस में नोटिस किया गया है? इन दोनों को जब आप मिक्स करके देंगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको फोटोसिंथेसिस रेट देखा गया है लाइट के सेंस में, है ना। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। अगर आपसे पूछे कि क्या सिर्फ सनलाइट ऐसे आर्टिफिशियल लाइट में नहीं होता है क्या जो हम देते हैं? हाँ होता है। अगर इस रेंज में आपने दिया तो इस रेंज में देगा। आप कहिएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज देंगे तो नहीं, इन्फ्रारेड देंगे नहीं, विजिबल रेंज आप इसके रेंज में दीजिए ना, तो आते हैं। तो ये हमारा सनलाइट यूज़ किया गया। सनलाइट का यूज़ क्या होता है? सनलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं तो सनलाइट हेल्प क्या करता है? सनलाइट क्लोरोफिल को एक्साइट करता है। क्लोरोफिल, हम लोग जो क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, तो उसको एक्साइट करता है, ठीक है। एक्साइटेशंस में रोल करते हैं। जैसे लाइट पड़ा ये एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होकर क्या करता है? वाटर को ब्रेक करता है। हमारा जो इसका थर्ड रॉ मटेरियल हमारा वाटर है। वाटर के भी डिस्कशंस हम करेंगे। वाटर, तो वाटर पे अभी जस्ट आते हैं, इसका देख लेते हैं सनलाइट का एक्साइटेशंस। तो एक्साइटेशंस करता है, इसका दो काम है एक्साइटेशंस में दो काम में आता है कि एक जो है वो फोटोलिसिस करता है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे एक्साइट कर दिया, ये एक्साइट हो गया, और एक्साइट करने के बाद ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। मतलब H2O जब ब्रेक होता है तो ये H+ आयन देगा, है ना। ये चीज़ आप देख लीजिए, 2H2O, तो यहाँ 4H+ आयन देगा। उसके साथ साथ क्या देता है? इलेक्ट्रॉन्स देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आपको रिलीज करके देगा। और उसके बाद क्या होगा? इधर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सनलाइट से हेल्प क्या हुआ? दिस इज अ प्रोटोन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका प्रोटोन हो गया, और दिस वन इज अ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या निकला? एक फोटोन, ये प्रोटोन निकला, और दूसरा क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो ये किसकी वजह से? सनलाइट ऐसा करता है। ये प्रोटोन जाके ना, प्रोटोन यही जाके रिड्यूस करेगा किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करेगा, पूरे सिस्टम को एक्साइट करता है। तो ये अब ये क्या फोटोलिसिस का दूसरा फंक्शन की एटीपी फॉर्मेशन करता है, और दूसरा NADPH, ठीक है, H2 भी आप कह सकते हैं। तो ये H जो है ना, NADP, इस H को पकड़ लेता है तो ये बन जाता है NADPH2। ये क्या हो जाता है? ATP का फॉर्मेशन होता है लाइट के हेल्प से। तो लाइट के हेल्प से ये बन गया, इसे कहते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर से हम बात करेंगे मैकेनिज्म में, डिस्कस करेंगे, तो फिर से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो NADPH2 बना। इसे हम कॉमनली बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी
पावर बोलते हैं, यही है पावर जिससे आगे रन होगा हमारा। ये कॉमनली हम बात करते हैं एसिमिलेटरी पावर। आपसे पूछेगा कि एसिमिलेटरी पावर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बोलेगा एटीपी और NADPH2 या NADPH, ये हमारा एसिमिलेटरी पावर है। तो ये सनलाइट की बातें हुई, ऐसा काम करता है। वाटर की बात करें तो वाटर आपने देखा ना, वाटर क्या काम कर रहा है, वाटर मुझे क्या देता है, वाटर फोटोलाइज होके अपने खुद में तोड़ के क्या करता है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देता है। तो वाटर हमारा किससे आता है, सनलाइट की तो बात कर लिए, शेडेड की भी बात कर लिए हम। हमारा ये क्या देता है, ये वाटर नीचे से आता है, ज़मीन से जाइलम के थ्रू आता है, सीधे लीफ में पहुंच जाता है। वाटर अकेला तो नहीं आता, वाटर हमारे साथ क्या लेके आता है, मिनरल्स भी लेके आते हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स लेके आते हैं, उसका भी ज़रूरत है। प्लांट्स उसका यूज़ करता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने में यूज़ करता है। जैसे नाइट्रोजन यूज़ किया, तो नाइट्रोजन तो डायरेक्टली नहीं यूज़ करता, नाइट्रोजन किसके फॉर्म में यूज़ करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ करता है ना, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में यूज़ करता है। ये जैसे बैक्टीरियाज बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके फॉर्म में सॉइल से ले लेता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। सल्फर यूज़ करते हैं हम, सल्फर प्रोटीन में यूज़ होता है। इवन हमारा सल्फर प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसे फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरस यूज़ होते हैं हमारे DNA RNA ATP फॉर्मेशंस होने में, इन सब में फॉस्फोरस का इस्तेमाल हो जाता है, यूज़ उसके लिए चाहिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन मैग्नीशियम से होगा। ऐसे जो है बहुत सारे मिनरल्स वो लेते हैं, कहाँ से, वाटर के हेल्प से। और आप जानते हैं ना वाटर ट्रांसपीरेट हो जाता है, बट ये जानते हैं क्या कि 90% वाटर तो वेस्ट हो जाता है, ट्रांसपीरेट होकर बाहर चला जाता है। थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बेचारा यूज़ करता है, फोटोलिसिस करके हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन तो खुद आप ही ले लेते हैं, वापस रिटर्न बैक कर देता है। तो सोचिए 99% ट्रांसपीरेट हो जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। और सिर्फ एक ही काम होता है वाटर का, आपने देखा ना, वाटर का एक ही काम था, तोड़ा, प्रोटॉन दिया और क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स भी दिए। वाटर के बाद हमारा जो फोर्थ आता है वो हमारा आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा फोर्थ रॉ मटेरियल है। इसके लिए हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं कितने परसेंट होते हैं, मेरे ख्याल से अप्रॉक्स, है ना, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, थ्रू कहाँ, स्टोमेटा से ट्रैप करते हैं। स्टोमेटा से ट्रैप किया CO2, और स्टोमेटा दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है। हमने आपको फिर से मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि जीरोफाइट प्लांट्स में क्या होता है, जीरोफाइट में कि ये रात में ऑब्जॉर्ब होता है, इंटरमीडिएट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड तैयार होते हैं, मैलिक एसिड, वो CO2 को ट्रैप करता है। लेकिन जनरली अब आप हाइड्रोफाइट से बात करेंगे, वो कहाँ से, वाटर में डिजोल्व होता है CO2, उससे ले लेता है, टेरेस्ट्रियल एयर से लेता है। तो स्टोमेटा से चले गए हमारे क्या, स्टोमेटा से हमारे ये अंदर चला गया CO2। अब ये CO2 जो दिन में खुलता है, दिन में जाता है और रात में बंद हो जाता है, ये चैनलाइजेशन कैसे होता है, स्टोमेटा से होता है। तो स्टोमेटा का मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहले हम स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दिस इज द डे टाइम, ये डे टाइम है, और ये आपका इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, दिस इज द स्टोमेटा। ये स्ट्रक्चर्स आपका क्या है, स्टोमेटा का है। स्टोमेटा, दिस इज द एपिडर्मल सब्सिडियरी सेल्स या एपिडर्मल, एपिडर्मिस था ना, एपिडर्मल सेल्स हैं, ये भी आप कह लीजिए एपिडर्मल सेल्स हैं। ये गार्ड सेल है, ये जो आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल है, दिस इज अ गार्ड सेल्स, ये भी हमारा गार्ड सेल है, ये भी हमारा गार्ड सेल है। और ये स्टोमेटल पोर है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटा के स्टोमेटल पोर्स यानी खुलते हैं और ये बंद होते हैं। यहाँ देखिए क्लोजिंग कंडीशंस में, ये जो कंडीशंस देख रहे हैं ये हमारा क्लोजिंग कंडीशंस है और ये ओपनिंग कंडीशंस है। इसके स्टोमेटा के देखिए गार्ड सेल बीन शेप का होगा और ये थोड़ा सा थिक होता है इधर वाला एज कम्पेयर टू द आउटर वॉल। इनर वाला जो होता है ऐसे ऐसे है, ये जो थिंग्स है ऐसे, ये थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। अब ये टर्गर प्रेशर यानी जो टर्जिडिटी मेंटेन होती है, उस टर्जिडिटी से ये बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। इसको समझिए,
कुछ है थोड़ा सा उनको जल्दी समझ में आता है, कुछ लोग हैं इस पे थोड़ा सा समय दे रहा हूँ मैं, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, इसको समझिए कैसे होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब अगर किसी सेल्स के बारे में बात करें, ये बीन शेप, कोई बैलून अगर फुलाते हैं ना तो पता चलता है अरे ये तो बड़ा ऐसा शेप का था, उसमें से हवा निकाल देते हैं तो शेप ही नहीं पता चलता। तो जब शेप आपको देखना है ओरिजिनल शेप में कब आएगा, जब इसके अंदर पूरा एकदम टर्जिड हो, एकदम फुल्ली फ्लैसिड, मतलब फुल्ली एकदम टर्जिड हो, टाइट हो पूरा। तो पहले आप ये सोचिए कि ये अगर बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा गार्ड सेल, और गार्ड सेल टाइट नहीं होगा, दोनों का कंडीशन देखिए, पानी नहीं है, लूज हो जाएगा, लूज रहेगा तो ये बंद हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जो होगा ये लूज कंडीशंस है, ये लूज ऐसे है तो ये लूज कंडीशंस है, ये धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाएगा भाई, लूज कंडीशन में बंद हो जाएगा। ये जैसे टर्जिड होगा, जैसे टर्जिड होगा ऐसे धीरे 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 एकदम टाइट होते चला जाएगा, फुलते जाएगा फुलते जाएगा। ये पूरा टर्जिड एकदम टाइगर प्रेशर कंप्लीट टाइट हो गया है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि इसमें पानी भरेगा तो ये खुल जाएगा, इसमें पानी निकलेगा तो बंद हो जाएगा। बस आप ये इतना ही देखिए कि इससे पानी भरेगा और इसमें पानी निकलेगा, ये टर्जिड होगा या फ्लैसिड होगा। अब टर्जिड कैसे होगा, फ्लैसिड कैसे होगा, ये ठहरा हमारा भाई न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये हमारा ग्रीन डॉट्स, इसमें भी गार्ड सेल में भी होते हैं, नो डाउट गार्ड सेल में भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसके अंदर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा डे टाइम में, लाइट पड़ी धीरे से शुरू हो गया डे टाइम में। अब इसके अंदर सब्सटेंसेस बनने शुरू हो गए, सब्सटेंसेस क्या, कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट के कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के कंसंट्रेशन जैसे ज़्यादा हुआ, कार्बोहाइड्रेट के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर वाटर इनफ्लक्स होगा, अंदर जाएगा वाटर। भाई कंसंट्रेशन आप याद कीजिए, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, ऑस्मोसिस को याद कीजिए कि वाटर जो था इसके अंदर जैसे ही आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा कि बाहर से पानी अंदर आ जाएगा, है ना। हाँ, वो वाला कंडीशंस आप सोच लीजिए ना। कहीं आप देखिए खीरा या ककड़ी खाएं कभी, वो खीरा कुकुम्बर, उसके ऊपर जब आप नमक रगड़ते हैं तो पानी बाहर आ जाता है ना। क्या करते हैं आप, नमक रगड़ के सब्सटेंसेस को बढ़ाते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हैं। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, इसके अंदर अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे खीरा से पानी बाहर आता है ना, उसके ऊपर जैसे रगड़ दिया आप नमक तो पानी बाहर आ जाता है, उसका सेल से बाहर आ जाता है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। तो उसी तरह से जब इसके अंदर आप, इसके अंदर जब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे, शुगर के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये चीज इधर से वाटर किधर इनफ्लक्स होगा, वाटर यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर चलाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स एपिडर्मल सेल से, और ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। कैसे टर्जिड होगा, ऐसे ऐसे बंद है भाई, मॉर्निंग हुआ धीरे से खुला धीरे से खुला धीरे से खुला, और ये खुलते खुलते पूरा हो गया, और इवनिंग होते होते धीरे धीरे बंद हो गया। क्योंकि इवनिंग में क्या है, फिर से क्या होगा, इवनिंग में इसमें कंसेंट्रेशन है, स्टार्स बन के वो तो जा रहा है बनना बंद। जैसे जैसे आपका दिन ढल रहा है वैसे वैसे तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, तो इसके अंदर से कंसेंट्रेशन क्या हो गया, बंद हो गया। आपका ग्लूकोज जो भी बना था कंसेंट्रेशन, वो ग्लूकोज क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए स्टार्च में, इसके अंदर कंसेंट्रेशन खत्म। अब जब कंसेंट्रेशन खत्म हो गया इसके अंदर, तो उसके कंपेयर में जस्ट रिवर्स मान लीजिए, बस बाहर निकल जाता है पानी, आपका कंसेंट्रेशन डाउन हुआ, वाटर बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएंगे, कंप्लीटली फ्लैसिड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएगा। तो ये टर्जिड हो गया तो ओपन, ये कंडीशंस क्या है, डे टाइम में ओपन, और इवनिंग टाइम में आपका क्लोज होते, नाइट में क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये एक सेकेंड मैकेनिज्म भी सक्सेसफुल है कि एटीपी के प्रेजेंस में जैसे ही एनर्जी आए तो सोडियम का इनफ्लक्स होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि कंसेंट्रेशन किसका बढ़ता है, ग्लूकोज का। उसी तरह से के प्लस आयन का इंक्रीजमेंट बढ़ता है। यहीं पे के प्लस आयन का भी एक कॉन्सेप्ट है, एक मैकेनिज्म डिस्कस करता है कि के प्लस आयन इनफ्लक्स होते हैं, अंदर आते हैं, और के प्लस आयन जैसे अंदर आया कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो फिर वाटर भी अंदर आएगा। और सेम नाइट टाइम में क्या होता है कि वो के प्लस आयन सीधे ड्रेन हो जाता है, बाहर आउटफ्लक्स हो जाते हैं। इनफ्लक्स होता है डे टाइम में और आउटफ्लक्स होता है यानी बाहर हो जाता है, एक्सफ्लक्स होता है तो वो बाहर चला जाता है। सेम कंडीशंस वही है, दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स आपके हैं, ठीक है। हमारे सीबीएसई के सिलेबस में क्या है,
सीबीएसई के सिलेबस में इतना ही डिस्कस करना है कि वो ये वाला K+ का आप रहने दीजिए। तो हमने भी डिस्कस किया मैकेनिज्म, ये रहा हमारा रॉ मटेरियल्स, मैकेनिज्म डिस्कस किए हमने, उसको देखा। अब आएंगे हम मैकेनिज्म पे, है ना, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।